नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन नए नए समीकरण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आज भी जिस प्रकार से जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हालांकि बीजेपी काफ़ी दिन पहले ही घोषणा कर चुकी है, धर्मवीर सिंह जी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। आज जेजेपी से राव बहादुर सिंह जी भी जो है मैदान में आ चुके हैं। हालांकि जो इंडिया गठबंधन है उसके अभी प्रत्याशी आने की उम्मीदें जो हैं वो लगी हुई हैं, उस पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं कि कब तक जो है इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को उतारता है। उसके बाद क्या समीकरण हो गए वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से राव बहादुर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से आए हैं, हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हम पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करेंगे इस विषय का। अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज जो है राव बहादुर जी के नाम की घोषणा जो है अजय सिंह चौटाला जी ने की है, बीरण गांव से की है उन्होंने, क्या मानते हैं आप इस घोषणा का प्रभाव कितना पड़ेगा? और दूसरी बात सर, सबसे अहम बात हो जाती है, राव बहादुर जी कांग्रेस से अभी नए नए जज्बा के अंदर शामिल हुए हैं और आते ही उन्हें टिकट भी दे दी गई। क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे उनके लीडर, क्योंकि काफ़ी सालों से उनके साथ लगे हुए हैं, तो आते अगर कोई टिकट दूसरा लेगा तो कितनी एक्सेप्टेशन जो होगी उन वो जो कार्यकर्ता है वो कर पाएंगे? राव बहादुर जी तो लंबे समय से पहले कांग्रेस में रहते हुए भी कह रहे थे मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा चाहे टिकट मिले या ना मिले। तो जजपा के पास मेरे को लगता नहीं था कि भिवानी में कोई सॉलिड कैंडिडेट था। तो उन्होंने जैसी राव बहादुर सिंह जी को ये लगा कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, अब की बार कांग्रेस या तो श्रुति चौधरी पर विचार कर रही है या फिर राव दान सिंह पर। पैनल में दो ही नाम है इस समय और इनमें भी राव दान सिंह का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है टिकट के मामले में, क्योंकि जातीय समीकरण इस प्रकार से हैं। तो एन वक्त पे जजपा के पास कोई लंबा चौड़ा कैंडिडेट था नहीं, ये इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कह रखा था, तो ये फटाफट वहाँ गए, उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आ जाती है कि कितनी मजबूती से वो लड़ पाएंगे या नहीं। 2014 का चुनाव बहादुर सिंह जी ने मजबूती से लड़ा, दूसरे नंबर पे रहे, परंतु आज समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2014 में जजपा नहीं थी, इनेलो थी और आईएनएलडी का उस वक्त भिवानी के लोहारू, दादरी, बाढ़ड़ा, तोशाम और महेंद्रगढ़ के अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल में नांगल चौधरी में अच्छा खासा प्रभाव था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। अब 4.5 साल जजपा रही सत्ता में, 4.5 साल में जजपा का एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है। जजपा की तो ये मजबूरी है, वो इलेक्शन इसलिए लड़ना पड़ेगा कि वोट बैंक अगर बिल्कुल ही खिसक जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनको तो कैंडिडेट की जरूरत थी। परंतु अगर बहादुर सिंह ये सोचते हैं मेरे हिसाब से कि मैं पहले वाली परफॉर्मेंस दोहरा लूँगा, तो वर्तमान हालात में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस अगर चर्चा है जैसा कि राव दान सिंह को मैदान में उतारेगी। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक हैं कांग्रेस के और अहीरवाल में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और अहीरवाल में एक समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी अच्छा खासा प्रभाव था। तब राव बहादुर सिंह ने अच्छे खासे वोट भी लिए थे। और आप ये देखिए कि भिवानी जिले की भी जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 5, क्योंकि बाढ़ड़ा, दादरी और भिवानी पहले एक ही था 2014 में, तो इन 5 के अंदर सिर्फ भिवानी शहर को छोड़कर ओम प्रकाश चौटाला जी का वोट बैंक था। और क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी 2004 में सत्ता से बाहर हुए थे और उस वक्त से लेके 2014 तक उन्होंने एक सिंपैथी भी गेन की थी, जिसका बहादुर सिंह जी को फायदा हुआ। अब सत्ता से कांग्रेस बाहर है 10 सालों से, वो जो एंटी इनकम्बेंसी है सत्ता पक्ष की, क्योंकि जेजेपी या बीजेपी की तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसका फायदा अगर मिलेगा तो वो मिलेगा कांग्रेस को। अब की बार राव दान सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो धर्मवीर जी को मोदी जी के नाम का अहीर वोट मिलना है जो मिलना है,
और अगर फिर उसके बाद अहीर वोट मिलता है तो एक बड़ा हिस्सा दान सिंह जी को मिलेगा, वो भी उन्हीं की जाति के हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के हैं और जो पार्टी सत्ता से 10 साल से बाहर भी है। अब समीकरण, असली में तो समीकरण इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की टिकटें घोषित होने के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फौरी तौर पर ये लग रहा है कि बहादुर सिंह जी जितनी उम्मीद कर रहे हैं, जिस हौसले से कल वो आए हैं, भिवानी आए, उन्होंने ये भी दावा किया अभी मैं 4 लाख से चुनाव जीतूंगा। देखो ये कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव लगते हैं और ये हौसला अपने वर्कर को देने के लिए कही जाती हैं बातें, क्योंकि इस स्तर पर चुनाव लड़ना बड़ा आसान काम नहीं है। और उस पार्टी के साथ जो अभी तक तो सत्ता में थी, थोड़े दिन पहले तक और सत्ता से बाहर हुई है, और खुद जजपा खुद संघर्ष कर रही है अपने वोटों के लिए इस समय, तो बहादुर सिंह जी भी उस नाव में चढ़े हैं जो अब डोल रही है इस समय, क्योंकि समुंदर में उस जजपा को भी अपना वोट बैंक लेके अपने आप को न केवल विधानसभा तक स्थायित्व दिखाना है, फिर एक वोट बैंक का शेयर लेना है ताकि इलेक्शन कमीशन के यहाँ भी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, जो सिंबल वगैरह है, वो प्रॉपर बना रहे। और अब की बार जजपा पे एक आरोप और लग रहा है फील्ड में कि कहीं ना कहीं जजपा बीजेपी की बी टीम है। ऐसे आरोपों के बीच में, ऐसे आरोपों का कैसे जवाब दे पाएंगे बहादुर सिंह जी के लिए बहुत आगे कठिन कार्य है। चुनाव इतना आसान नहीं है जितना वो सोच कर आए। सर, जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, अगर वे स्वयं न लड़े तो अपने बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला को यहाँ से लड़वाएंगे, लेकिन एकदम से परिवर्तन क्यों हुआ है सर? वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर इतनी ही वोट बैंक होता और इतनी मजबूती होती पार्टी में तो अजय सिंह जी या तो खुद चुनाव लड़ते या अपने बेटे को दिग्विजय को चुनाव लड़वाते, क्योंकि उन्होंने बार बार कहते रहे हर एक मंच पे, भैया दिग्विजय भी कहते रहे मैं लड़ूंगा, अजय सिंह भी कहते रहे। अजय सिंह जी का तो टेक्निकली नहीं लड़ सकते थे, तो अब उन्होंने ना तो दिग्विजय का नाम लिया किसी ने, ना नैना चौटाला जी का लिया, ना दुष्यंत जी का लिया। तो अगर परिवार को पता है इस बात का कि हाँ इतना ग्राउंड नहीं बचा, तो वो इसलिए पीछे हट गए और एक आदमी छोड़ के पार्टी आ रहा है तो उसको उन्होंने उतार दिया मैदान में। मेरे को नहीं लगता कि जजपा का वर्कर भी इतने मोरल अप में हो कि वो पूरे चुनाव को उठा सके। ये तो पूरा चुनाव, अब पहले इनेलो चुनाव उठाती थी और अब की बार बहादुर सिंह जी को सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ना पड़ेगा। सर, एक चीज़ और भी सामने आ रही है, जिस प्रकार से अगर कांग्रेस जो है राव दान सिंह जी को टिकट देती है तो दो जो है एक ही बिरादरी के कैंडिडेट हो जाएंगे, राव दान सिंह भी जिस प्रकार से और उसी प्रकार से राव बहादुर सिंह जी भी। ऐसे में धर्मवीर सिंह जी के लिए आसानी से मुकाबला जीतना नहीं हो जाएगा, क्या मानते हैं? नहीं, देखो इसमें तो कोई अभी तक शक ही नहीं है कि धर्मवीर जी मजबूती से खड़े हैं, परंतु अहीर वोट जब उनको ये लगता है कि भी हमारा अहीर खड़ा है, एक दान सिंह को वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखते हैं और बहादुर सिंह राष्ट्रीय पार्टी के आदमी नहीं है, वो एक रीजनल पार्टी से हैं। और मैंने आपको बताया ना, वो तो एक मजबूरी का चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से। और अगर अहीर जो 3.5-4 लाख है, अगर उसको ये लगता है कि तुम्हारी बिरादरी का आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी के बाद अगर किसी को अहीर को वोट मिलेगा तो फिर वो दान सिंह को मिलेगा, क्योंकि आपने पहले भी देखा हो राव नरेंद्र ने यहाँ से चुनाव लड़ा था एक बार, तो अहीर ने बहुत बड़ी संख्या में उन्हें वोट दिया। तो अहीर वोट आज भी मैं मान के चलता हूँ या तो बीजेपी के नाम पे चलेगा, जिसे राव इंद्रजीत का प्रभाव मान के चलो, या फिर राव दान सिंह को ज़्यादा वोट पड़ता दिखाई देता है। बहादुर सिंह जी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अहीर वोट के लिए। अगर सर श्रुति चौधरी जी मैदान में आती है तो फिर क्या सिनेरियो रहेगा? क्योंकि फिर अगर 2 जाट कैंडिडेट हो जाएंगे, धर्मवीर सिंह जी भी जाट हैं, अगर श्रुति चौधरी इंडिया गठबंधन से अगर जाट कैंडिडेट आती हैं तो फिर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है? देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जाट अब की बार बीजेपी से कहीं नाराज है।
और वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव है। परंतु श्रुति चौधरी अगर आती हैं तो जो अहीर वोट है वो राव इंद्रजीत के प्रभाव के कारण या मोदी जी के प्रभाव के कारण ज़्यादा संख्या में धर्मवीर जी को जाएगा। फिर वो ये नहीं कि वो बटेगा ज़्यादा, फिर वो उधर जाएगा, क्योंकि श्रुति को भी मिलेगा, श्रुति ने भी इस इलाके में काम किया है, परंतु मजबूती जो अहीर वोट में है वो ज़्यादा बीजेपी की रहेगी और जाट वोट में श्रुति मजबूत रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं अहीर वोट भी जो है फिर वो बटेगा, जिसकी वजह से दिक्कतें दोनों ही पार्टियों को आने वाली हैं अगर कैंडिडेट अगर जाट खड़ा होता है तो वो जाट कैंडिडेट खड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा अहीर है वो फिर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, बटेगा कम। एक चीज़ सर, सबसे बड़ी एक चीज़ और आई है, जैसे राव बहादुर जी नए नए जो हैं पार्टी के अंदर जेजेपी के अंदर आए हैं, हालांकि पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले भी वो इनेलो के अंदर ही थे, अब वो फिर से यहाँ आ गए। तो जो कार्यकर्ता जेजेपी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही तैयार था कि शायद उसे टिकट मिल जाए, तो क्या उसका नेगेटिविटी जो है वो ये तो नेगेटिविटी राव बहादुर सिंह के साथ चलेगी। आप बार बार दल बदल रहे हो, कभी आप कांग्रेस में जा रहे हो, कभी आप इनेलो में जा रहे हो, कभी आप जेजेपी में जा रहे हो, तो स्वाभाविक है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही है और क्रेडिबिलिटी कम होएगी तो आपका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल जिस प्रकार से आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पोस्टमार्टम किया है, पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के इस एपिसोड के अंदर जानकारियां हासिल की हैं कि राव बहादुर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले चुनाव के दौरान। अगर कैंडिडेट राव दान सिंह होते हैं तो उनके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही अगर कैंडिडेट जाट कैंडिडेट यानी कि श्रुति चौधरी अगर मैदान में आती है तो क्या इफेक्ट जो है वो पड़ने वाले हैं। आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है, क्योंकि आप लोगों के लगातार हमें फ़ोन जो है वो मिल रहे हैं। आप लोग जिस प्रकार से कमेंट्स करके भी हमें बताएंगे तो हम आप लोगों के लिए और उसी प्रकार की वीडियो जो है वो तैयार करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।